गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे। इंडक्टिव इफेक्ट में स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने की स्टेमिना क्या होती है, कौन सा ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, कौन सा ग्रुप कम इलेक्ट्रॉन देगा, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमें देखना है स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई ग्रुप, वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो आखिर किस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा, इसके बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई ग्रुप यानी वैसे ग्रुप जिसके इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज़्यादा है उसको रखेंगे ऑर्डर में पहले, और वैसा ग्रुप जिसके इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कम है उसको ऑर्डर में हम लोग पीछे रखेंगे। अब देखिए, एक लाइन मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप ये सोच रहे हैं कि सर जिस प्रकार से प्लस आई ग्रुप का पूरा क्रम पैटर्न एक सही ढंग से निकल गया, एग्जैक्टली उसी प्रकार से माइनस आई ग्रुप का नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले मैं समझाते समझाते आ रहा हूँ, एक छोटा सा लाइन मैं बहस कर लूँ। देखिए, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है उसे कहा जाता है प्लस आई ग्रुप यानी पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप, और जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचता है, विथड्रॉ करता है, एक्सेप्ट करता है, लेता है, ग्रहण करता है, स्वीकार करता है यानी पुलिंग, खींचने की कोशिश करता है, वैसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं माइनस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन देना, और माइनस आई ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन लेना। अब देखिए, हम स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई ग्रुप दिखाते हैं। देखिएगा, एक लाइन यहां पे लिखा, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप का मतलब हुआ वैसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं उसकी ताकत क्या है, ताकत का क्रम क्या है। तो देखिए, किसी के ऊपर में अगर नेगेटिव चार्ज है, किसी के ऊपर में, किसी भी स्पीशीज के ऊपर में यदि नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब समझिए कि वो प्रजाति इलेक्ट्रॉन का अमीर है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है यानी जो इलेक्ट्रॉन से अमीर है वो इलेक्ट्रॉन की चाहत नहीं रखता है, उसे इलेक्ट्रॉन की भूख नहीं होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन खींचना नहीं चाहता है, और वो क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन देना। अगर गलती से उसे कोई इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश भी करता है तो वो नेगेटिव चार्ज वाला स्पीशीज उस इलेक्ट्रॉन को बोलता है कि आई हेट यू, मैं इलेक्ट्रॉन से नफरत करता हूं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पहले से ही नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए, जिस ग्रुप के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की यदि कमी है इसका मतलब वो जिससे भी जुड़ेगा उससे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। मतलब खींचने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो सर जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही होता है उसे इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन की भूख है, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब वो कौन सा ग्रुप होगा, माइनस आई ग्रुप होगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की भूख यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी किसे होता है, तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले जो माइनस आई स्ट्रेंथ है वो किसका है, तो NF3+, ये फ्री वैलेंसी है, मतलब यहाँ पे आके कोई ग्रुप जुड़ेगा। उसके बाद आता है NR3+, उसके बाद आता है NS3+। जरा सोचिए इसको लाइन, इन सब पे पॉजिटिव चार्ज है यानी सबको इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी सबको इलेक्ट्रॉन की भूख है, और सबको यदि इलेक्ट्रॉन की भूख है इसका मतलब सब चाहता है इलेक्ट्रॉन लेना, और यदि सब चाहता है इलेक्ट्रॉन लेना मतलब ये कौन सा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है। अब इसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि NF3, NR3 और NS3+ में किसका इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा। तो ज़रा सोचिएगा, सबसे पहले देखिए, यहां भी नाइट्रोजन से फ्री वैलेंसी है, मतलब जिस ग्रुप को भी इलेक्ट्रॉन लेन देन करना होगा
वो इसी फ्री वैलेंसी पे आके जुड़ेगा, इसी फ्री वैलेंसी पे आके जुड़ेगा, इसी फ्री वैलेंसी पे आकर के जुड़ेगा। यहां भी नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन है, इस पे भी है पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी है पॉजिटिव चार्ज और इस पे भी है पॉजिटिव चार्ज। सर ये चीज तो कॉमन है, लेकिन आप देख सकते हैं इस NF3+ में 3 फ्लोरीन है। और आप जानते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा टपोरी एलिमेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की चाहत किस में होते हैं? तो फ्लोरीन में होते हैं। इसलिए ये NF3+ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि एक तो नाइट्रोजन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ऊपर से 3 फ्लोरीन जो पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉन खींचने में सबसे माहिर ग्रुप है, जो सबसे ज्यादा टपोरी है, वो यही फ्लोरीन है, क्योंकि इस फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का भूख है, नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑलरेडी ज्यादा है, खींचने की टेंडेंसी ऑलरेडी ज्यादा है, और उस पर से 3 फ्लोरीन जुड़ गया। मतलब समझिए कि ये एक लाइक से ये भूखा शेर की तरह बाजार में घूम रहा है। और आप समझ रहे हैं कि कोई भूखा शेर यदि बाजार में ऐसे ही नंगा घूमने लगेगा तो जानते हैं वो कितनी ताकत के साथ लोगों पे प्रहार करेगा। मतलब सीधे समझिए, जिस ग्रुप के साथ भी जुड़ेगा ये NF3+, इलेक्ट्रॉन खींच करके उसका हालत खराब कर देगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 फ्लोरीन है। लेकिन सर इस NR3+ और NS3+ में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की तुलना में फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा था, इसलिए इलेक्ट्रॉन खींचने के क्रम में यह सबसे पहले आ गया। लेकिन अब जरा एक चीज देखिए, यहां पे NR3+ और NS3+ है। R मतलब क्या होता है? अल्काइल। जैसे आप जानते होंगे ये CH4 है, मीथेन। CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। और आप जानते होंगे मीथेन क्या है? अल्किन फैमिली का एक मेंबर है। और इससे अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो ये मीथेन से क्या बन जाएगा? मिथाइल। मीथेन से क्या बनेगा? ये मिथाइल। और इसी मिथाइल को हम लोग जनरल फॉर्म में नाम देते हैं अल्काइल। जैसे मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। इसी प्रकार से मैंने जनरल टर्म दिया। आर मतलब समझिए अल्काइल। अब सोचिए अल्काइल में कम से कम 1 कार्बन होगा, उसके पास 3 हाइड्रोजन होगा, तब वो मिथाइल बनेगा। अगर इथाइल यहीं पे लेंगे, अल्काइल के बदले मान लीजिए इथाइल का एग्जांपल लेंगे, तो इथाइल में खासियत क्या होगा? 2 कार्बन होगा। और ये इथाइल कैसे बनेगा? तो इथेन से बनेगा इथाइल। ये आपका रहा इथेन, और इथेन से बन जाएगा इथाइल, और इसके 1 हाइड्रोजन को हटा दिए तो ये बन गया इथाइल। अगर मान लीजिए प्रोपेन लेंगे तो प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल, तो प्रोपेन में कितना कार्बन? 3 कार्बन रहेगा। तो एक चीज आप समझ गए होंगे कि मिथाइल हो या इथाइल हो या प्रोपाइल हो या ब्यूटाइल हो, अगर अल्काइल मेंबर का कुछ भी रहेगा, कोई भी एग्जांपल यदि आप उठाते हैं, तो उसमें कार्बन रहेगा, उसके साथ साथ हाइड्रोजन रहेगा। मतलब ये कैसा है? विशाल ग्रुप है, भयानक ग्रुप है। ये ग्रुप जगह ज्यादा छिक रहा है, मतलब इस ग्रुप के आने से भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाता है। अब जरा सोचिए एक छोटा सा लाइन कि सर नाइट्रोजन है, ऑलरेडी उसका इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, ऊपर से पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब ही इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होने लगा। और फिर से आर अल्काइल। सर अल्काइल के बारे में आपने तो बोला था कि कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है, तो ऑलरेडी इस नाइट्रोजन को ये अल्काइल ग्रुप तो दे पाएगा, और हाइड्रोजन के तुलना में तो ज्यादा देगा। जरा सोचिए यहां पे केस बड़ा पेचीदा बन रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सर NF3 का इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा जरूर है, लेकिन NR3+ और NS3+ में किसका इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है? अगर आपको यह पता करना है तो कैसे पता करते हैं? ध्यान दीजिएगा, आप अल्काइल यहां पे देख रहे हैं, यहां पे हाइड्रोजन देख रहे हैं, थोड़ा देखिएगा, इसी केस में थोड़ा सा पेचीदापन आता है। सर फ्री वैलेंसी नाइट्रोजन, फ्री वैलेंसी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, अंतर क्या है? तो यहां पे 3 हाइड्रोजन है और यहां पे 3 अल्काइल है। सर अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा,
आपके दिमाग में ये आएगा। और यहां पे हाइड्रोजन है, तो एक बात तो श्योर है कि हाइड्रोजन की तुलना में सर अल्काइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की कमी है और अल्काइल अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन का भूख मिट जाएगा। तो इस वजह से सर इस वाले को थोड़ा पीछे आना चाहिए था। और चूंकि हाइड्रोजन उतना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, और अगर हाइड्रोजन उतना इलेक्ट्रॉन जब नहीं दे पाएगा तो इसका साफ मतलब निकलता है कि सर नाइट्रोजन की भूख अभी भी बरकरार रहेगी। और नाइट्रोजन की भूख यदि अभी भी बरकरार है, इसका मतलब सर इसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचना चाहिए। मतलब मेरे कहने का ये थोड़ा आगे जाना चाहिए, ये पीछे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनिएगा, स्टोरी सुनने के बाद आप इन दोनों के रिजल्ट को आराम से घोषणा कर सकते हैं। मान लीजिए कि अभी लोगों के पास पैसे की दिक्कत है। अब लोगों के पास पैसे की दिक्कत है, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे साइक्लोट्रॉन। तो उसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास एक मशीन है, जो मशीन किसके पास है भाई? अंबानी साहब के पास है। अंबानी ने क्या डिसाइड किया, एक राम कुमार नाम का बच्चा है जो 12th क्लास में साइंस से, मैथ्स से पढ़ रहा है, और उसे प्राइज के रूप में मुझे पैसे देने हैं। तो अंबानी ने क्या किया, एक आयोजन किया और आयोजन में लोगों को बुलाया। और आयोजन में लोग आए, भीड़ भाड़ काफी ज्यादा है। लेकिन वो रामकुमार क्या है कि थोड़ा सा बेचारे को पहले पहुंचना चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा सा लेट हो गया है। अंबानी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई राम कुमार जी अभी तक नहीं आए हैं, तो अब जो मैं पैसे दूंगा वो मैं जनता में बांट दूंगा, क्योंकि मैं जो इतने बोरी भर के पैसा लाया हूं, वो पैसा तो जिस आदमी को मैं पुरस्कार के रूप में देना चाहता था वो तो आ नहीं पाए। तो इस वजह से मैं जनता में बांटने की कोशिश करता हूं। लेकिन तब तक रामकुमार वहां पे पहुंच चुके थे और वो भीड़ में हल्ला करने लगा कि सर मैं आ गया, सर मैं आ गया। तब तक वो क्या किए थे, पैसे के जितने सारे सिक्के थे सबके सब 10 के नोट थे। वो सिक्कों को एक मशीन में डाल दिए, और उस मशीन का काम क्या था, तो सिक्के को फेंकना। सिक्का जैसे ही फेंकेगा तो देखिए वहां पे भीड़ भाड़ इतना ज्यादा है कि रामकुमार जी अगर इधर हाथ लगाते हैं तो सिक्का इधर भाग जाता है, इधर हाथ लगाते हैं तो इधर भाग जाता है। दिक्कत क्या हो रहा है कि पैसा लेने वाला भी है, पैसा देने वाला भी है, लेकिन भीड़ भाड़ इतना ज्यादा है कि अफरा तफरी में वो पैसा अपना दे नहीं पाता है। देता तो है लेकिन उस तक पैसा नहीं पहुंच पाता है जिसको पैसे की जरूरत है, जिसे पैसे के पुरस्कार दिए जा रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि अल्काइल ग्रुप है। मैं जानता हूं कि हाइड्रोजन की तुलना में अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन ज्यादा देता है, लेकिन दुख की बात यहां पे यह भी है कि अल्काइल ग्रुप कुछ भी होगा, अरे नहीं कुछ तो कम से कम एक कार्बन होगा, और जब कार्बन आएगा तो अपने छोटे हनुमान हाइड्रोजन को जरूर लाएगा। मतलब एक छोटा सा बात है कि भाई यहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा क्रिएट हो रहा है, यहां पे भीड़ भाड़ और ज्यादा क्रिएट हो रहा है। मतलब सर अल्काइल ग्रुप यदि आते हैं तो वहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा होता है, और भीड़ भाड़ ज्यादा होने की वजह से ये अल्काइल ग्रुप चाहता है कि मैं नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दूं, ताकि नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की भूख की कम हो जाए। लेकिन ये अल्काइल ग्रुप भीड़ भाड़ की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाता है, इसलिए इस नाइट्रोजन का भूख जरा सा भी कम नहीं होता है। और जब इस नाइट्रोजन का भूख कम नहीं होगा तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन खींचने में क्या रहेगा, हाइड्रोजन वाले से आगे रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसका साफ मतलब निकलता है कि सर Nr3+ को इलेक्ट्रॉन की कमी कम होनी चाहिए और इसे ऑर्डर में पीछे जाना चाहिए, लेकिन किस्मत से वो आगे हो चुका है, क्योंकि ये अल्काइल इलेक्ट्रॉन देता, इसकी भूख को मिटाता, लेकिन इसकी भूख मिटा नहीं है और भूख बढ़ गया है। बढ़ने का वजह बस यही है कि अल्काइल ग्रुप, इसको जरा गौर से देखें, ऐसे Nr3+, NR ऐसे है, और यहां पे देखिए NH3+ है, NH
H। यहां पे भी है पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की भूख है, और यहां भी है पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की भूख है। यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कम देता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कम देता है, और यह अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन ज्यादा देता है। लेकिन दुख की बात है कि ये जब अल्काइल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो यहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा होता है। इस वजह से ये अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाया और इसकी भूख कम नहीं हुआ, इसलिए ये खींचना अब दूसरों से ज्यादा चाहता है, यानी इसका खींचने का टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि अल्काइल तो इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाया। अब एक चीज देख सकते हैं कि हाइड्रोजन सर कम ही देता है, लेकिन देता तो है, इस वजह से इस नाइट्रोजन की भूख मिट जाती है और ये बेचारा बोलता है कि चलो भाई इसको ज्यादा खींचने दो, हमको कम खींचने दो। इस तरीके से आप इस क्रम को समझ गए होंगे। NF3+ उससे कम होगा NR3+, उससे कम होगा NH3+। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा ग्रुप आता है -I का स्ट्रेंथ थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट सेक्शन में जाता है। इसके बाद आते हैं NO2, उससे कम आता है CN, उससे कम आता है SO3H। अब देखिए एक लाइन, ये NO2, CN और SO3H, सबसे ज्यादा इन तीनों में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? NO2 खींचेगा, उसके बाद CN खींचेगा, उसके बाद SO3H खींचेगा। NO2 का खासियत क्या है ना, देखिए नाइट्रोजन भी है और साथ में दो दो ऑक्सीजन जुड़ा है, और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अच्छा खासा ज्यादा होता है, और दो दो खींचने वाले और तगड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो दो ऑक्सीजन है, तो एक तो इसका भी खींचने का टेंडेंसी ज्यादा है, ऊपर से दो ऑक्सीजन आ गया तो इसका खींचने का टेंडेंसी थोड़ा और बढ़ गया। इसी प्रकार से अगर CN लिया जाए तो CN में थोड़ा सा कार्बन आ गया है, यानी नाइट्रोजन की तुलना में थोड़ा सा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाएगा, और जहां दो दो ऑक्सीजन था उसके बदले नाइट्रोजन आ गया, तो आप देख सकते हैं यहां पे ज्यादा तगड़े ग्रुप खींचने वाले हैं, इसलिए खींचने में थोड़ा आगे आ गया। लेकिन यहां पे थोड़ा खींचने वाले कमजोर ग्रुप आ चुके हैं, इस वजह से ये इससे पीछे आ चुका है। और इसमें देखिए आपको लगेगा कि सर इसके पास तो तीन तीन ऑक्सीजन है, लेकिन ये ऑक्सीजन डायरेक्ट नहीं छीन रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है। कैसे? तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं कि S से आएगा, S डबल बॉन्ड O OH। और देखिए, हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपको रेजोनेंस के बाद समझ में आता, लेकिन फिर से मैं एक लाइन बोल देता हूं, डबल सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस होगा, और यह रेजोनेंस होगा तो बना के क्यों बिगाड़ा? तो इस ऑक्सीजन की भूख को मिटाने के लिए ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा। इसी प्रकार से डबल सिंगल लोन पेयर जब एक बार इधर रेजोनेंस होगा तो फिर अगला फिगर में डबल सिंगल लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस होगा, तो बना के क्यों बिगाड़ा? तो इस वजह से इस ऑक्सीजन की भूख को मिटाने के लिए ये अपना लोन पेयर देने लगा। तो इस वजह से ये दोनों ऑक्सीजन की भूख को ये ऑक्सीजन मिटाने की कोशिश करता है, और अतः इस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन की भूख उतना ज़्यादा नहीं होता है, और ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा खींचना नहीं चाहता है, इसलिए बेचारे किधर आ गए? खींचने के क्रम में पीछे आ गए। इस तरीके से एक और क्रम में आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले इसको याद रखिएगा, NF3+, NR3+, NH3+। इसके बाद क्या आता है? NO2, CN, SO3H। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आता है C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। उसके बाद C डबल बॉन्ड OR, यह आपका कीटोन रहेगा, और C डबल बॉन्ड OH यह आपका कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इन तीनों में खींचने की टेंडेंसी, खींचने का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा एल्डिहाइड का है, उससे कम कीटोन का है, और उससे कम कार्बोक्सिलिक एसिड का है। ऐसा क्यों है सर? तो जरा देखिएगा, एल्डिहाइड को थोड़ा गौर से देखिए। सर इसमें भी CO है, इसमें भी CO है, इसमें भी CO है, ये चीज तो सब में कॉमन है, इसलिए फैसला तो इस आधार पे होगा नहीं। सर इसमें देखिए हाइड्रोजन दे रहा है, तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की देने की टेंडेंसी कम होता है। इस C डबल बॉन्ड को भूख लगा है, इसको भी भूख लगा है, इसको भी भूख लगा है, इलेक्ट्रॉन की भूख है। इस ग्रुप को C डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन की भूख है, इसी भी इलेक्ट्रॉन की भूख है, और इसको भी इलेक्ट्रॉन की भूख है।
अब ये किसी भी ग्रुप से जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये किसी भी ग्रुप से जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और यहां भी कोई ग्रुप आएगा तो ये ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि इन सब में इलेक्ट्रॉन की भूख है। लेकिन ये सब अगर लाइन में खड़ा होता है तो सब अपने बताता है कि इसे भूख इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, मतलब ये किसी भी ग्रुप से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये कम खींचेगा। अब इन दोनों में थोड़ा अंतर स्पष्ट कीजिए कि ये कम कैसे खींचेगा। एक बात तो आप समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है तो इसकी भूख को थोड़ा सा मिटा दिया, लेकिन सर यहां पे अल्काइल है, अल्काइल का मतलब क्या होगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा। और आप जानते हैं जब प्लस आई ग्रुप में दिखा रहा था, प्लस आई का स्ट्रेंथ दिखा रहा था, तो इतना मैंने बताया था हाइड्रोजन की तुलना में कार्बन हाइड्रोजन पूरा परिवार मिलकर ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो मान लीजिए अगर इसे 10 रोटी की भूख है, इससे 10 रोटी की भूख है, इसे अगर 10 रोटी की भूख है, तो 10 रोटी में मान लीजिए अगर हाइड्रोजन ने 1 रोटी दिया तो अब इसे भूख कितने का रहेगा, 9 रोटी का भूख रहेगा। अगर इसे 10 रोटी की भूख है तो आप देख रहे हैं कि अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन हाइड्रोजन जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ऐसे रहेंगे, तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन कुछ भी है तो हाइड्रोजन से ज्यादा ही देगा। मान लीजिए ये अगर 3 रोटी दे दिया, इसको 10 रोटी की भूख था जिसमें से 3 रोटी यहां से मिल गया, तो अब भूख कितना रहेगा, मात्र 7 रोटी का भूख रहेगा। सर यहां देखिए ना, यहां तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है तो इसके पास 2-2 लोन पेयर है, और इसको आप समझ सकते हैं ऐसे डबल सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस होगा, और अगर यहां पे डबल सिंगल लोन पेयर में रेजोनेंस होगा तो आप देख सकते हैं कि बना के क्यों बिगाड़ा रे भाई, ये सब तो इलेक्ट्रॉन पार्सली देता था, थोड़ा सा मात्रा में देता था, लेकिन ये तो भाई अपना लुच्चा लफंगा लंबा लोन पेयर कंप्लीटली दे रहा है। ये बोलता है कि चलो भाई ये सब इलेक्ट्रॉन तो बस पुश करता है, धकेलता है, और हम तो अपना लोन पेयर उठा के देते हैं। तब आप ही बताइए, ये तो समझिए कि 10 रोटी की भूख है, उसमें से समझिए 9 रोटी कम से कम ये दे दिया, तो 9 रोटी अगर ये दे देगा तो इसे भूख रहेगा 1 रोटी का। तो अगर कोई ग्रुप आकर के यहां जुड़े, यहां जुड़े, यहां जुड़े, तो इस ग्रुप के पास अभी भी 9 रोटी की भूख है, इस ग्रुप के पास अभी 7 रोटी का भूख है, और चूंकि ये रेजोनेंस करके ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस भूखे CO को दे दिया, इस वजह से इसे मात्र 1 रोटी की भूख है। तो आप सोच सकते हैं जिस ग्रुप से जुड़ेगा उस ग्रुप से सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उससे कम ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उससे कम ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस तरीके से ये इसका क्रम हो जाएगा। इसके बाद एक और इसका क्रम आता है, इसके बाद देखिएगा, याद रखिएगा, इसको ऐसे ही रट जाइएगा, पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा NF3+, उसके बाद NR3, उसके बाद NH3+, NO2 CnSO3H, उसके बाद अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आता है किसका खींचने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा खींचने का टेंडेंसी, उसके बाद आएगा फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का। ऐसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको तो आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ना, फ्लोरीन का खींचने का टेंडेंसी 4 है, क्लोरीन का खींचने का टेंडेंसी 3 है, ब्रोमीन का 2.8 है, और आयोडीन का 2.5 है। आप देख सकते हैं ये डाटा तो कंप्लीटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। तो फ्लोरीन का खींचने का टेंडेंसी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, क्लोरीन का थोड़ा कम है, ब्रोमीन का और कम है, आयोडीन का खींचने का टेंडेंसी थोड़ा कम है। इसलिए खींचने में सबसे आगे फ्लोरीन, उससे कम खींचेगा क्लोरीन, उससे कम खींचेगा ब्रोमीन, और सबसे कम खींचेगा आयोडीन। इसके बाद अगर देखा जाए, इसके बाद एक और ग्रुप आता है खींचने के टेंडेंसी में, OH, OR, NH2। ऐसे देखिएगा, OH, उसके बाद आएगा OR, उसके बाद आएगा NH2। एक बात आप समझिए, ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, इसका भी 3.5, नाइट्रोजन का 3। तो एक बात तो पता हो गया आपको कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है ज्यादा। तो सर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इसलिए ये खींचने में पहले आया है, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम इसलिए इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम, और खींचने में ये बेचारा पीछे हो गया।
एक बात तो आपको मैंने क्लियर कर दिया कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, इसलिए ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए सबसे पहले आए हैं, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, इसलिए ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने में थोड़ा पीछे आ गए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम तो इलेक्ट्रॉन खींचने की आदत कम, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा। यहां से ये चीज़ क्लियर है। तो NH2 के तुलना में OR और OH दोनों का ज़्यादा होगा। अब बात ये उठता है कि सर OH और OR में OH का ही ज़्यादा क्यों होगा? तो आप सिंपल सा लाइन सोच सकते हैं, सर यहां ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है, फैसला तो नहीं हुआ कि कौन ज़्यादा खींचेगा। लेकिन एक बात आपको पता होगा कि इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे रहा है, और याद है ना, हाइड्रोजन थोड़ा कम देने वाला होता है। तो अगर इस ऑक्सीजन को मान लीजिए इस NH2 के तुलना में ये दोनों ज्यादा होगा। अब इन दोनों में ये दोनों कैसे ज्यादा होगा ये समझिए। मान लीजिए इस ऑक्सीजन को 10 रोटी की भूख है, और इस ऑक्सीजन को भी 10 रोटी की भूख है, जिसमें से हाइड्रोजन मान लीजिए थोड़ा देने में कमजोर ग्रुप है। आप अगर इससे पिछले वाले वीडियो देखे होंगे स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई ग्रुप, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हाइड्रोजन में ही होता है। अब देखिए, तो 10 रोटी की भूख है, और मान लीजिए एक रोटी दे दिया, ये हाइड्रोजन ने एक रोटी इसको दिया, तो अब इस ऑक्सीजन के पास भूख कितने का? 9 रोटी का रहेगा। लेकिन आप जानते हैं कि यह है अल्काइल। अल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, यानी इसका कहने का मतलब है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन रहेगा, और कार्बन के साथ यदि हाइड्रोजन रहेगा तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की तुलना में इस अल्काइल का इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो एक बात आप सोच सकते हैं कि सर अल्काइल ग्रुप मान लीजिए अगर 5 रोटी दे दिया, 10 रोटी का भूख था जिसमें 5 रोटी अल्काइल ने दे दिया, तो अब इस ऑक्सीजन को कितने का भूख रहेगा? 5 का भूख रहेगा। तो इसका साफ मतलब निकलता है कि 10 रोटी का भूख इसे है, जिसमें 1 रोटी हाइड्रोजन ने दिया, तो अभी भी इस ऑक्सीजन के पास 9 रोटी का भूख बरकरार है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन को 10 रोटी का भूख है, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन देने में कमजोर है और अल्काइल ग्रुप देने में थोड़े से ताकतवर है, इस वजह से यह ऑक्सीजन अपनी भूख को मिटाने के लिए अल्काइल से 5 रोटी का हेल्प ले लिया। तो अब देख रहे हैं कि इसके पास 9 रोटी का भूख है, यानी ये ज्यादा भूखा है, इस इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, और इसकी भूख मिट गई है, इसलिए इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इसका कम हो चुका है। तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा। इसको मैंने समझा दिया। अब देखिए एक हमारा अंतिम लाइन आता है, कैसा? इसको ऐसे लिखते हैं, C∧CH। इसका खींचने का टेंडेंसी यानी -I पावर ज्यादा है, और इसके बाद आता है CH∧CH2। इसके बाद आता है फिर से हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को मैंने सबसे अंत में रख लिया। हाइड्रोजन खींचने वाले ग्रुप हालांकि है नहीं, हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है। तो आप एक चीज समझ गए होंगे कि सर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब यहां का हाइब्रिडाइजेशन यदि आप निकालेंगे तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड देख लीजिए, इस कार्बन का लेंगे तो इधर एक सिग्मा इधर एक सिग्मा 2 आएगा, यानी यहां का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। यहां पे हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, यानी sp2। यहां पर आएगा sp2। आप एक चीज देख सकते हैं, sp है, इसका मतलब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितना होगा? 3.25 होगा। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को डाटा को बताया था, और यहां पे sp2 है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.75 होगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.25 है, ऑलरेडी उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा, और यहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम। तो इसलिए ये थोड़ा ज्यादा भूखा है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए खींचने में सबसे आगे रहेगा, ये थोड़ा सा पीछे रहेगा, और सबसे पीछे हमारा ये ग्रुप रहेगा। इस तरीके से आप स्ट्रेंथ ऑफ -I ग्रुप येन केन प्रकारेन, आपको जैसे भी हो वैसे आज का आज इसको याद कर लेना है।
अगर ये याद नहीं रहेगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, जरा सोचिए। मैं एक ही लाइन में समझाता हूं। अगर ये याद नहीं रहेगा तो ऑर्गेनिक के किसी भी इंटरमीडिएट, चाहे फ्री रेडिकल हो या कार्बोकेटाइन हो या कार्बेनाइन हो या कार्बिन नाइट्रिन बेंजाइन हो, किसी भी इंटरमीडिएट की यदि आप स्टेबिलिटी निकालेंगे तो प्लस आई ग्रुप का स्ट्रेंथ और माइनस आई ग्रुप का स्ट्रेंथ ये आपको याद रहना ही चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है, इसका मतलब आप उसकी स्टेबिलिटी को नहीं बता सकते हैं। किसी भी रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनेगा उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी आप नहीं बता सकते हैं यदि आपको प्लस आई ग्रुप का ऑर्डर और माइनस आई ग्रुप का ऑर्डर अगर रटा हुआ नहीं है, याद नहीं है। इतना ही नहीं, आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कॉमन सेंस, कि ये एक एसिड है और ये दूसरा एसिड है, इन दोनों एसिड में ज्यादा ताकतवर एसिड कौन होगा, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। भाई ये कैसे निकालते हैं, हम इसी स्ट्रेंथ से निकालते हैं। बस पूरे ऑर्गेनिक में अगर याद करने वाली पॉइंट है तो बस यही वो पॉइंट है, जो माइनस आई ग्रुप का ऑर्डर, अगर ये आपको याद है तो इसके याद रहने से कितने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो किसी का एसिडिक स्ट्रेंथ आप चेक कर सकते हैं, किसी का बेसिक स्ट्रेंथ आप चेक कर सकते हैं, किसी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक का मुद्दा जो है एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, इन सब फैक्टर को यह अकेला प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप का स्ट्रेंथ क्लियर करता है। एक बात मैं फिर से बोलूं, हालांकि ये इंडक्टिव इफेक्ट अपने आप में एक वीक इफेक्ट होती है। जब बड़े बड़े इफेक्ट काम करेंगे, रेजोनेंस काम करेगा, हाइपर कंजुगेशन काम करेगा, तो इस छोटे से इफेक्ट का कोई औकात नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ग्रुप याद नहीं रहेगा सारे का सारा, तो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। हम सबसे पहले बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग क्या चीज की पढ़ाई करते हैं, तो जरा देखिएगा। सबसे पहले मैंने हेडिंग डाला, क्या चीज, तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का क्या एप्लीकेशन होता है, इंडक्टिव इफेक्ट हम क्यों पढ़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट का क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को पता करने के लिए। देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट मैं बता रहा था, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का क्या इस्तेमाल होता है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए सबसे पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या है। आपके दिमाग में आ सकता है क्वेश्चन के सर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होता क्या है, होता क्या है ये मैं बताता हूं, लेकिन पहले सुनिए। रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को बताने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट की क्या स्टेबिलिटी है उसको बताने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल होता है। तो लिखता हूं, टू डिसाइड द stability of reaction intermediate रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बताने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को बताने के लिए इस इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल होता है। अगला अगर आप बात करें तो अगला किसके रूप में इस्तेमाल होगा, तो देखिएगा एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को बताने के लिए कोई एसिड है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड की ताकत कम है या ज़्यादा है, एसिड कमज़ोर है या तगड़ा है। कोई यदि बेस है तो बेस आपका कमज़ोर है या तगड़ा है, इस बात को पता करने के लिए इसे इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर से सुनिएगा मैंने क्या बोला। सबसे पहला इसका एप्लीकेशन होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को बताना। रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को बताने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा, एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ, कोई एसिड कमज़ोर है या तगड़ा है, कोई बेस कमज़ोर है या तगड़ा है, इसकी बातों को बताने के लिए भी इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है।
to decide the acidic and basic strength। अगर आपको एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है तो एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए भी इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए एक लाइन और मैं आपको बताता हूं, यहां पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को बताने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल होता है, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को बताने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल होता है। अरे भाई खांसी, सॉरी। इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को पता करने के लिए किया जाता है, और कोई एसिड कमजोर है या तगड़ा है इस बात को पता करने के लिए, मतलब उसकी एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ पता करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारा आ गया है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? नाम ये है रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब मध्यम में, मध्यम का मतलब बीच में। यानी देखिए जब कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के दौरान ये आपका रिएक्टेंट और जो अंत में बना वो हुआ प्रोडक्ट। जो शुरुआत में बर्तन में आप डालते हैं वो कहलाता है रिएक्टेंट, और जब उसमें परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन के बाद जो अंत में आपको प्राप्त होता है, जो अंत में आपको मिलता है, उसी का नाम रखा जाता है प्रोडक्ट। लेकिन जिस समय रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते रहता है उस समय रिएक्शन के बीच में कुछ न कुछ ऐसा बनता है, सच में बनता है। वो रिएक्शन के बीच में जो बनता है, जब रिएक्टेंट खत्म होने लगता है और प्रोडक्ट के बनने से पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ न कुछ बनता है, उस बने हुए स्पीशीज को कहा जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। सुनिए, ये आपका रिएक्टेंट है और अंत में आपको प्रोडक्ट बना। तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा था उसी दौरान बीच में कुछ ना कुछ बनता है। जो बनता है वो झूठा नहीं बोल रहा हूं, वो सच्चा बोल रहा हूं। मतलब ये कैसा होता है? तो रियल होता है। सबसे पहला बात रियल होता है। सर अगर ये रियल है तो हम चाहें तो उसे बर्तन से बीच से बाहर भी निकाल सकते हैं। अवश्य निकाल सकते हो। मतलब सर रियल के साथ साथ सेपरेबल भी है। आप चाहें सेपरेबल मतलब बर्तन से बाहर निकालने योग्य, आप चाहें तो इसको बर्तन से बाहर भी निकाल सकते हैं। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहता है तो उसी दौरान बीच में कुछ ऐसा प्रजाति बनता है, कुछ ही समय के लिए बनता है, जो रियल होता है, मतलब वास्तविक रूप से सच में बनता है। हम चाहें तो उसे बर्तन से अलग कर सकते हैं, मतलब सेपरेबल भी होता है, और चाहे तो इस बीच में बनने वाले अवयव का स्टेबिलिटी आप निकाल सकते हैं, मतलब इसका स्टेबिलिटी मापने योग्य होता है, मतलब मेजरेबल स्टेबिलिटी। मेजरेबल स्टेबिलिटी जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उस दौरान बीच में कुछ ऐसे प्रजाति बनते हैं जो सच्चे होते हैं, मतलब रियल होता है। जब रियल है तो उसको हम बर्तन से अलग कर सकते हैं, मतलब वो सेपरेबल होता है, और हम चाहें तो उसके स्टेबिलिटी को माप सकते हैं कि ये जो इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट कम स्टेबल है या ज़्यादा स्टेबल है। इसकी बातों को भी हम बता सकते हैं। मतलब जो इंटरमीडिएट बना है वो सुकून के साथ रह सकता है या परेशानी में बना है,
ये दोनों बात हम पता कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि रिएक्टेंट से जब इंटरमीडिएट बनता है तो वो इंटरमीडिएट बन के ज्यादा देर बैठा नहीं रहता है, वो कुछ ही समय में वो इंटरमीडिएट से क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा तो उस बीच में कुछ अवयव बनेगा, उसी बीच वाले अवयव का नाम रखा जाएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। मतलब हम लाइन लिखते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर रियल कमा कमा separable species of measurable stability formed during the conversion of reactant into प्रोडक्ट। रियल मतलब वास्तव में बनता है, सेपरेबल मतलब चाहे तो उसको बर्तन से अलग कर सकते हैं, और मेजरेबल स्टेबिलिटी मतलब उसके स्टेबिलिटी को आप माप सकते हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर रियल कॉमा सेपरेबल स्पेसीज, वास्तव में बनता है, वो अलग करने योग्य प्रजाति होता है, ऑफ मेजरेबल स्टेबिलिटी मतलब उसके स्टेबिलिटी को माप सकते हैं, फॉर्म्ड जो कि बनता है ड्यूरिंग किस समय, तो द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, जिस समय रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते रहता है उस समय रिएक्शन के बीच में बनने वाला अवयव होता है। अब देखिए, अगर रिएक्शन में क्या हो जाए कि रिएक्टेंट का बॉन्ड टूट रहा है और साथ ही साथ प्रोडक्ट का नया बॉन्ड बन भी रहा है, और ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ हो रहा है। सुनिएगा लाइन, रिएक्टेंट के बॉन्ड का टूटना और प्रोडक्ट के नए बॉन्ड का बनना, यदि दोनों प्रक्रिया साथ साथ होता है तो जिस समय जिस अवस्था में ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ होता है कि पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, तो उस अवस्था का नाम रखा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मतलब पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना, यानी रिएक्टेंट के बॉन्ड का टूटना और प्रोडक्ट के बॉन्ड का बनना, ये जब दोनों प्रक्रिया साथ साथ होता है तो उसी अवस्था का नाम दिया जाता है ट्रांजिशन स्टेट। तो मैं लाइन लिखता हूं, व्हेन बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब बॉन्ड का टूटना, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटेगा, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड का निर्माण, बॉन्ड का बनना टेक्स प्लेस यानी होता है साइमल्टेनियसली then it is said to reaction pass through ट्रांजिशन स्टेट। तब यह कहा जाता है कि रिएक्शन गुजर रहा है किससे, ट्रांजिशन स्टेट से गुजर रहा है।
रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर रियल सेपरेबल स्पीशीज ऑफ मेजरेबल स्टेबिलिटी। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है वास्तव में बनता है, अलग करने योग्य प्रजाति होता है, उसकी स्टेबिलिटी को माप सकते हैं, उसको चाहे तो बर्तन से अलग कर सकते हैं। और वो कब बनता है? तो कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो उस बीच में कुछ ऐसे प्रजाति बनते हैं जो कि सच्चे होते हैं, उसे चाहे तो बर्तन से अलग कर सकते हैं, चाहे तो उसकी जीवन यापन के समय को माप सकते हैं। वही प्रजाति का नाम दिया जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि व्हेन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, जब बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जब ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ होता है तो सर रिएक्शन के दौरान क्या होता है? रिएक्टेंट अपनी पहचान खत्म करेंगे, प्रोडक्ट अपनी पहचान बनाएगा। मतलब रिएक्टेंट का पुराना बॉन्ड टूटेगा और प्रोडक्ट का नया बॉन्ड बनेगा। तो जिस क्षण पे, जिस समय पे पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, ये दोनों ही घटना साथ साथ होता है, उसी अवस्था को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। दुनिया में कोई भी रिएक्शन अगर चलती है तो या तो उसमें इंटरमीडिएट बनेगा या इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। जिसमें इंटरमीडिएट का निर्माण नहीं होता है तो वो रिएक्शन कहां से होता है? तो ट्रांजिशन स्टेट से होता है। और जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट का निर्माण होता है तो इस लाइन को फॉलो करता है। सर एक बात आ गया, आखिर आप बार बार रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, तो ये बताइए ऑर्गेनिक में रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने होते हैं? तो देखिए, अगर सच्ची मायने में बात किया जाए, सीनियर सेक्शन की बातों को अगर रखा जाए, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की संख्या इनफाइनाइट होती है। बहुत आज भी ऐसे रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसका आज रिसर्च चल रहा है, जो आज बना ही है, जिसके बारे में अभी दुनिया जानती भी नहीं है। सिंपल सी लाइन, वही भाषा मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट की संख्या होती है इनफाइनाइट, लेकिन हमें जो पढ़ने होते हैं वो कुछ लिमिटेड रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ने होते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना होता है 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, 6 प्रकार के रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब 6 प्रकार के रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन कौन होते हैं तो मैं यहां पे लिखता हूं, सबका नाम ध्यान रखिएगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने प्रकार के होते हैं? तो लाइन है कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट 6 प्रकार के होते हैं। ऐसे रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं इनफाइनाइट, लेकिन हम लोग 6 प्रकार के रिएक्शन इंटरमीडिएट से काम चलाते हैं। इसमें लाइन लिखेंगे, एक लाइन कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। देखिए, अगर पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट लिया जाए तो हमारा पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है फ्री रेडिकल। पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है फ्री रेडिकल। अगर दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर लिया जाए तो दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारा आता है कार्बोकेटाइन, या इसी को कुछ फॉरेन ऑथर लिखती है कार्बोनियम आयन। कार्बोकेटाइन, इसी को कुछ फॉरेन ऑथर लिखती है कार्बोनियम आयन। यहां मैंने लिखा दूसरा कार्बोकेटाइन, या इसी को लिख सकते हैं कार्बोनियम आयन। आप बोले फ्री रेडिकल या कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन। तीसरा होता है हमारा
कार्बेनाइन, चौथा होता है कार्बीन, पांचवा होता है नाइट्रीन, और छठा होता है आपका बेंजीन नहीं, बेंजाइन। देखिए आपके 6 इंटरमीडिएट यही है। पहला आपका फ्री रेडिकल, दूसरा है कार्बोकेटाइन या इसी का नाम होता है कार्बोनियम आयन, तीसरा आपका होता है कार्बेनायन, चौथा होता है कार्बीन, पांचवा होता है नाइट्रीन, और छठा में है बेंजीन नहीं, बेंजाइन। इन सभी इंटरमीडिएट के बारे में मुझे पढ़ना है, जिसमें अभी आपको फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन, इन तीनों के बारे में बहस होगी। और उसके बाद जब रिएक्शन आते हैं, जब रिएक्शन चलने लगता है, उस समय पुनः कार्बन, नाइट्रीन, बेंजाइन का भी जिक्र होता है। लेकिन आपको ये 6 इंटरमीडिएट मिल जाएगा। अब एक बात मैं बता दूं आपको, आपके ऑर्गेनिक में जितने भी रिएक्शन है, एक बात समझ लीजिए कि उस रिएक्शन का 90 to 95% रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। आपके जितने भी रिएक्शन है ऑर्गेनिक में, उनमें 90 से 95% ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। मतलब उस रिएक्शन में या तो फ्री रेडिकल बन रहा होगा, या कार्बोकेटाइन बन रहा होगा, या कार्बेनाइन बन रहा होगा, या कार्बीन बन रहा होगा, या नाइट्रीन बन रहा होगा, या बेंजाइन बन रहा होगा। लेकिन 5 से 10% ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कि रिएक्शन इंटरमीडिएट का निर्माण नहीं होता है। सर, जब रिएक्शन इंटरमीडिएट का निर्माण नहीं होता है तो आखिर रिएक्शन होता है कैसे? वो रिएक्शन होता है किससे? तो ट्रांजिशन स्टेट से। मैंने आपको बताया था कि जब रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट का निर्माण नहीं होगा, मतलब उस रिएक्शन में रिएक्टेंट के बॉन्ड का टूटना और प्रोडक्ट के बॉन्ड का बनना, मतलब पुराने रिलेशन को खत्म करना और नए रिलेशन को जनरेट करना, ये दोनों ही प्रक्रिया जब साथ साथ चलती है तो उसी का नाम रखा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां जो 5 से 10% आपको रिएक्शन मिलेंगे, उन सब में ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होगा, मतलब उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट का निर्माण नहीं होगा। और 90 से 95% ऐसे रिएक्शन होंगे जिसमें कि आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट का निर्माण होगा। और उस 90% में लगभग 70 से 80% ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन का निर्माण होता है। और कुछ परसेंट ऐसे होते हैं, बहुत कम परसेंट ऐसे होते हैं जिसमें कि कार्बन, नाइट्रीन और बेंजाइन इंटरमीडिएट का इस्तेमाल होता है। तो मतलब आप समझ गए होंगे हमें इनके बारे में बहस करनी है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करें। पूरे कोर्स करने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9852106210 इस पे कॉल करें। पूरे कोर्स की जानकारी इस पे मिलेंगे। हमारे कोर्स अपने पर्सनल ऐप से दिए जा रहे हैं, पूरा कोर्स। तो उसके लिए आप जानकारी लेने के लिए इस नंबर पे कॉल करें। वीडियो पसंद आई हो तो पक्के से एक लाइक जरूर दबाएं, और इससे आगे की कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू।